नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल ग्रेट पाठशाला में। जैसा कि आपको पता है, हमारी ज्योमेट्री की क्लास चल रही है। ठीक है, तो ज्योमेट्री की क्लास में पिछली क्लास हमने कहाँ ख़त्म करी थी? समद्विभाजक कोण के बारे में एक हमारी प्रमेय होती है, अंतःकोण समद्विभाजक की प्रमेय, उसको पढ़ा था। ठीक है, तो आइए अब हम उससे आगे का स्टार्ट करते हैं। साइन रूल भी दोस्तों हमने पढ़ा था, तो एक हमारा साइन रूल के अतिरिक्त कॉस रूल होता है, ज़रा उसको भी पढ़ लेते हैं। ठीक है, अब कॉस रूल क्या होता है आपको ध्यान से समझना है। कोसाइन रूल क्या होता है? जैसे दोस्तों हमने क्या करा, ये एक त्रिभुज ले लिया ए बी। ये दोस्तों हमने एक त्रिभुज ले लिया। ठीक, ए के सामने की भुजा हमने मान ली ए, बी के सामने की भुजा मान ली बी, सी के सामने की भुजा मान ली। ठीक है, ये दोस्तों हमने एक त्रिभुज ले लिया ए बी सी। ए के सामने की भुजा ए होती है, बी के सामने की भुजा बी होती है, सी के सामने की भुजा सी होती है। अब हमने क्या करा, ए से बी सी पर एक परपेंडिकुलर यानी कि लंब डाल दिया। ए से बी सी पर हमने एक परपेंडिकुलर यानी कि लंब डाल दिया। ठीक है, तो लंब डालने पर इसने क्या करा, इस बी सी को दो हिस्सों में डिवाइड कर दिया, एक बी डी और एक डी सी। अब ये बी डी का मान हमने कुछ मान लिया दोस्तों, जैसे कि ये हमने मान लिया x। ठीक है, तो फिर ये कितना हो जाएगा, पूरा a है, a में से x अगर हम निकाल दें तो बचेगा कितना, a माइनस एक्स। ठीक है, और ये हाइट हो गई यानी कि h। अब कोसाइन रूल अगर हमें इसमें कॉस वाला फॉर्मूला निकालना है तो दोस्तों कैसे निकालेंगे, देखिए। त्रिभुज हमारा एबीसी था, ये दो त्रिभुजों में डिवाइड हो गया, तो मैं क्या कर रहा हूँ, पहले ये वाला त्रिभुज ले रहा हूँ। ठीक है, त्रिभुज कौन सा, इधर वाला, और मैं इसको थोड़ा इधर लिख देता हूँ। त्रिभुज, ये वाला त्रिभुज हमने ले लिया ए डी बी, त्रिभुज ए डी बी में पाइथागोरस प्रमेय लगाई, क्योंकि 90 डिग्री का एंगल बन रहा है, जहाँ 90 डिग्री का एंगल बन रहा होता है पाइथागोरस प्रमेय लगा सकते हैं। कर्ण का स्क्वायर, कर्ण हमारा कितना है सी, तो सी स्क्वायर हो जाएगा, बराबर लंब का स्क्वायर, लंब हमारा कितना है दोस्तों एच है, तो एच स्क्वायर हो जाएगा, प्लस आधार स्क्वायर, आधार हमारा कितना है एक्स है, तो एक्स स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ से दोस्तों अगर एच स्क्वायर का मान निकाला जाए तो कितना आएगा, सी स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर आएगा। ठीक है, ये हमारी समीकरण एक होगी। अब हमने क्या करा, ये वाला त्रिभुज ले लिया ए डी सी, त्रिभुज ए डी सी में, क्योंकि ये भी राइट एंगल है यानी कि समकोण त्रिभुज है, तो इसमें भी हम पाइथागोरस प्रमेय लगा सकते हैं। लगाइए, कर्ण का स्क्वायर 90 डिग्री के सामने कर्ण बनता है, सबसे बड़ी भुजा होती है, कर्ण हमारा बी है तो बी स्क्वायर, बराबर लंब स्क्वायर, लंब हमारा एच है तो एच स्क्वायर, प्लस आधार स्क्वायर, आधार अब इस वाले एंगल में देख सकते हैं ए माइनस एक्स है, तो ए माइनस एक्स का होल स्क्वायर। यहाँ से दोस्तों अगर आप एच स्क्वायर का मान निकालोगे तो बी स्क्वायर ऐसा ही, ये ए माइनस एक्स का होल स्क्वायर इधर आके माइनस का हो जाएगा। समीकरण एक और दो को अगर आप ध्यान से देखो तो दोनों एच स्क्वायर के मान हैं, यानी आपस में बराबर होंगे, तो इक्वेशन 1 एंड 2 से क्या होगा, सी स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर बराबर होगा बी स्क्वायर माइनस ए माइनस एक्स के होल स्क्वायर के बराबर होगा। सी स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर ऐसा ही बराबर बी स्क्वायर, होल स्क्वायर जब आप इसका खोलेंगे तो क्या आएगा, ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 2ax, और साथ में माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो ए स्क्वायर जो प्लस का हो रहा होगा माइनस का हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस का आ रहा होगा माइनस का हो जाएगा, 2ax माइनस का आता, माइनस से गुणा करोगे तो किसका आ जाएगा, प्लस का हो जाएगा, क्योंकि माइनस से गुणा करने पर चिन्ह बदल जाते हैं। ठीक है, माइनस का एक्स स्क्वायर कैंसिल हो गया। अब दोस्तों मुझे क्या करना है, x का मान निकालना है, तो मैंने क्या करा, इसी त्रिभुज में, त्रिभुज ए डी बी में, इसी त्रिभुज में मैंने क्या करा, मैं cos b का मान निकालना चाह रहा हूँ। तो cos b का मान मैं कैसे निकालूंगा, आधार बटे कर्ण, आधार मेरा क्या है x है और कर्ण मेरा क्या है 90 के सामने c है, तो क्या x का मान मेरा c cos b आएगा,
तो इस x की जगह c cos b मैंने क्या करा, इधर लगा दिया यहाँ पे। तो सी स्क्वायर बराबर क्या आएगा, सी स्क्वायर बराबर आएगा बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस 2a, एक्स की जगह सी कॉस बी। अब यहाँ से दोस्तों देखो क्या करा हमने, ये ए स्क्वायर इधर आके प्लस का हो जाएगा, बी स्क्वायर इधर आके माइनस का होगा, बराबर कितना आएगा 2ca कॉस बी। और अगर आप यहाँ से कॉस बी का मान निकालेंगे दोस्तों तो क्या बनेगा, सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बटे 2ca। और यही दोस्तों हमारा कहलाता है कॉस रूल। ठीक है, ये जो फॉर्मूला निकल के आया है यही हमारा क्या कहलाता है, कॉस रूल। हालांकि इसके 3 फॉर्मूले होते हैं, अभी हमने केवल एक प्रूव करा है, तो इसी तरीके से 2 अन्य प्रूव किए जा सकते हैं, उनको प्रूव कराने की ज़रूरत है। ठीक है, तो मैं आगे इस तरीके से लिख दूंगा। जैसे हमने साइन रूल पढ़ा था, साइन रूल में क्या होता है, अगर आपको कोणों की बात करनी है, ठीक है, साइन रूल में मैंने आपको बताया था साइन ए अपॉन ए बराबर साइन बी अपॉन बी बराबर साइन सी अपॉन सी। मतलब किसी कोण का अगर आप साइन ले रहे हैं तो उसके सामने वाली भुजा का रेशियो, किसी कोण के साथ आपने साइन लिया मतलब बी के साथ साइन लिया तो उसके सामने वाली भुजा का रेशियो, फिर साइन सी लिया तो उसके सामने वाली भुजा का रेशियो बराबर होता है। कॉस रूल में आपका क्या होता है, अगर आपको कॉस बी का मान निकालना है तो किस तरीके से निकालेंगे, जिस कोण को आप ले रहे हैं कॉस के साथ में उसका वर्ग तो माइनस का आएगा, बाकी जो 2 भुजाएं बची सी स्क्वायर और सी और ए बची, इनका स्क्वायर जो करोगे प्लस में आएगा, सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, और जो प्लस के आएंगे उनकी गुणा का 2 गुना नीचे आएगा। ठीक है, मैं इसको और स्पष्ट तरीके से समझाता हूँ। देखिए अभी मैंने आपको क्या निकलवाया, कॉस बी बराबर हमारा क्या आया, कॉस बी बराबर आया सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर बटे 2ca। ऐसे ही दोस्तों अगर आप कॉस सी का मान निकालेंगे तो ये कॉस के साथ में जो कोण आता है उसका वर्ग माइनस का लिया जाता है, बाकी जो 2 भुजाएं बची उनका वर्ग जो होगा स्क्वायर करोगे प्लस के, तो सी है बचा कौन, ए स्क्वायर प्लस का हो जाएगा, बी बचा ये भी प्लस का हो जाएगा, सी स्क्वायर क्या हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा, और नीचे जो प्लस की हैं उनकी गुणा का 2 गुना। और इसी प्रकार अगर आपको ए पता करना है कॉस ए का मान तो कैसे निकलेगा, ये वाला है, ये तो माइनस का आएगा, तो बचा कौन कौन, बी का स्क्वायर, सी बचा सी का स्क्वायर। ठीक है, ए स्क्वायर माइनस का आएगा और जो प्लस वाली संख्याएं हैं उनकी गुणा का 2 गुना। ठीक है, ये आपके ये तीनों फॉर्मूले जो होते हैं ये कॉस रूल के होते हैं, इसको हम पढ़ते हैं कोसाइन रूल, ये हमारा कोसाइन रूल होता है। और अगर इसको आप ढंग से लिखना चाहें दोस्तों, ठीक है, तो कैसे लिख सकते हैं, देखो अगर आप यहाँ से बी स्क्वायर का मान निकालेंगे ना, अगर आप यहाँ से बी स्क्वायर का मान निकालेंगे तो कैसे निकलेगा, इसकी गुणा इधर हो जाएगी। ठीक है, और ये दोनों आपके क्या देखो अगर आप यहाँ से बी स्क्वायर का मान निकालेंगे इसकी गुणा इधर हो जाएगी, बी स्क्वायर को उधर ले जाओगे इसको उधर पहुँचा दोगे, तो बी स्क्वायर का मान दोस्तों आपका यहाँ से आएगा सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस 12 से लिख देता हूँ। अगर आप इससे बी स्क्वायर का मान निकालोगे तो कैसे निकलेगा, सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस 2ca कॉस बी। इस तरीके से अगर आप फॉर्मूला अप्लाई करें तो ज़्यादा बेहतर है। ठीक है, ऐसे अगर आप इसका मान निकालोगे यहाँ से सी स्क्वायर का दोस्तों तो क्या आएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ऐसा ही रहेगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर आपका ऐसा ही रहेगा। ठीक है, 12 से लिख देता हूँ इसको, फिर इसकी गुणा इधर करोगे और ये उधर जाके माइनस का बनेगा, तो ये आपका हो जाएगा माइनस 2ab कॉस, जो भी आप भुजा का वर्ग निकाल रहे हो कॉस के साथ में वही आएगा। ठीक है, ये फॉर्मूला बनता है यहाँ से। और ऐसे ही अगर इसको सॉल्व करोगे, इसकी गुणा इससे करोगे, ए स्क्वायर को उधर ले आओगे, इसको उधर पहुँचा दोगे, तो ए स्क्वायर बराबर आपका क्या बनेगा, बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस 2bc कॉस ए। अगर आप इस तरीके से फॉर्मूला अप्लाई करेंगे तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। ठीक है, तो ये तीनों फॉर्मूले जो आपने दोस्तों देख रहे हो ये कॉस रूल के होते हैं। ठीक है, सवाल इस पे किस तरीके से बन सकते हैं, आइए सवालों के भी देख लेते हैं। जैसे दोस्तों
मैंने एक क्या करा, ट्राइंगल लिया, ये मैंने एक ट्राइंगल ले लिया ए बी सी। अब मान लीजिए उसने आपको ये वाला एंगल दे दिया 45 डिग्री। अब ये एंगल जिन दो भुजाओं से बन रहा है, उसने आपको दो भुजाएं दे दी, ठीक है। मान लीजिए आपको ये वाली भुजा दे दी उसने, जो भी मानना चाहो मान सकते हो, 3 दे दी, और ये वाली भुजा उसने आपको दे दी 2√2। फिर वो आपसे कह रहा है कि BC का मान निकालो, क्या होगा। तो ऐसी कंडीशन में आप कॉस रूल लगाएंगे। जब आपको दो भुजाएं पता हो किसी त्रिभुज की और उन भुजाओं से बनने वाला कोण पता हो, तब आप कोसाइन का फॉर्मूला लगाएंगे, ठीक है। अभी मैं आपको बता के आया हूँ फॉर्मूला क्या बनेगा। जो भुजा निकालना चाह रहे हैं उसका स्क्वायर कैसे निकलेगा, बाकी जो दो भुजाएं बची उनके स्क्वायरों का योगफल करोगे, यानी AB स्क्वायर प्लस AC स्क्वायर। फिर जो दो भुजाओं का वर्ग करा है उनका दोगुना कर दोगे, 2AB AC, और उनके बीच में जो कोण बनेगा उसके साथ में कॉस लोगे, यानी कॉस 45। यही फॉर्मूला मैं आपको पीछे बता के आया हूँ, देख सकते हो आप। अगर आपको B स्क्वायर का मान निकालना है तो बाकी दो भुजाएं कौन कौन सी बची, C और A बची, इनके वर्गों का योगफल माइनस इन दोनों की गुणा का 2 गुना, और साथ में कोण किसका, B के सामने जो कोण बनेगा, B भुजा के सामने कोण कॉस B तो होगा, इसका कॉस लेना है। तो इसी तरीके से आपको फॉर्मूला लगाना है, ठीक है। अब बस मान ही तो लगाने हैं, लगा दो। BC स्क्वायर बराबर AB स्क्वायर, AB का मान 3 है, 3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा, प्लस AC स्क्वायर, AC का मान 2√2, अगर आप इसका स्क्वायर करेंगे 2 का 4, √2 का 2, 4 दूनी कितना हो जाएगा 8, माइनस 2AB यानी कि 3, AC यानी कि 2√2, और cos 45 का मान क्या होता है 1/√2। √2 से √2 कैंसिल हो गया, तो BC स्क्वायर बराबर 9 8 दोस्तों कितना हो जाएगा 17, 2 3 6, 6 दूनी 12, यानी कि कितना आया ये आया 17 में से 12 घटाओगे 5, तो BC बराबर हमारा कितना हो जाएगा दोस्तों √5। इस तरीके से आप किसी त्रिभुज की कोई भुजा निकाल सकते हैं, अगर आपको दो भुजाएं पता हैं और दो भुजाओं के बीच में जो एंगल बनता है वो पता है। कौन से फॉर्मूले से, कोसाइन फॉर्मूले से। अगर आप और क्वेश्चन इस पे करना चाहते हैं तो और भी क्वेश्चन बनाए जा सकते हैं। जैसे दोस्तों मान लीजिए ये वाला एंगल हमको दिया गया है, ठीक है, ये वाला एंगल मान लीजिए 60 दिया गया है, तो अब इस एंगल से बनने वाली भुजाएं वो देगा। जैसे ये वाली भुजा आपको दे दी 5 और ये वाली भुजा दे दी 2। फिर क्वेश्चन में आपसे बोल रहा है कि क्या कहते हैं, इस वाली भुजा का मान बताओ क्या होगा, जबकि ये त्रिभुज आपको क्या दिया गया है ABC। तो बिल्कुल सेम कॉन्सेप्ट लगेगा जो अभी हमने लगाया था, AC का मान निकालना है, तो जब आप इसमें कोसाइन फॉर्मूला लगाओगे तो AC का स्क्वायर जो है किसके बराबर होगा, बाकी दो भुजाएं कौन बची, AB बची तो AB का स्क्वायर, BC बची तो BC का स्क्वायर, माइनस इन दोनों की गुणा का 2 गुना, यानी कि 2AB इंटू BC। क्वेश्चनों में आपको फॉर्मूला नहीं लगाना है, डायरेक्ट मान लगाने हैं, ठीक है। इंटू कॉस, जो भुजा आप निकाल रहे हो उसके सामने वाला कोण, ठीक है, और इसके सामने वाला कोण क्या है cos B, और B का मान आपको देख सकते हो कितना है 60 डिग्री। अब बस मान ही तो लगाना है, लगा दीजिए। AB का मान कितना है 5 का स्क्वायर 25, BC का मान कितना है 2 का स्क्वायर 4, माइनस 2, AB का मान कितना है, AB का मान 5 है, BC का मान 2 है, cos 60 का मान 2 होता है, 2 से 2 कट गया, 25 4 29, 29 में से 10 घटाएंगे कितना आएगा 19 आ जाएगा। इधर AC स्क्वायर चल रहा है तो AC बराबर कितना हो गया √19। काम का फॉर्मूला है दोस्तों, आपको याद रखना है कोसाइन रूल, ठीक है। कभी भी इस तरीके की कंडीशन बनती है और आपसे तीसरी भुजा पूछ रहा हो तो आप बड़ी आसानी से इससे निकाल सकते। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब दोस्तों पिछली वाली जो क्लास थी उसमें मैंने आपको अंतःकोण समद्विभाजक की प्रमेय बताई थी, ठीक है। पिछली क्लास में अंतःकोण समद्विभाजक की प्रमेय बताई थी। अब उसका यूज करके हम कुछ और फॉर्मूले निकालने की कोशिश करेंगे जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट, ध्यान से देखना है आपको। ये दोस्तों हमारा एक कोई त्रिभुज है ABC, ठीक है। ये हमारा कोई त्रिभुज है ABC। हमने क्या करा,
ये हमारा दोस्तों कोई त्रिभुज है ABC, ठीक है। शीर्ष A से ये जो हमारा कोण A है इसका हमने एंगल बाइसेक्टर खींच, ठीक है। शीर्ष हमारा A है, इससे हमने क्या करा, BC पर एक एंगल बाइसेक्टर खींच दिया। और ये एंगल बाइसेक्टर का काम क्या होता है, एंगल को दो बराबर बराबर भागों में डिवाइड करना, ठीक है। कोण समद्विभाजक बताया मैंने आपको। ऐसे ही आपने क्या करा, ये आपका जो कोण B है, B का आपने क्या करा, एंगल बाइसेक्टर खींच दिया, ठीक है। इसको नाम दे दिया आपने D और इसको नाम दे दिया आपने E। तो आपने क्या करा, कोण B का एंगल बाइसेक्टर क्या करा, BE खींच दिया, ठीक है। एंगल बाइसेक्टर का कार्य क्या होता है, कोण को दो बराबर बराबर भागों में बांटना। ऐसे ही दोस्तों आपने क्या करा, C से इस AB भुजा पर एक एंगल बाइसेक्टर खींचा C है, ठीक है। क्या करेगा, ये दो बराबर बराबर भागों में इसको डिवाइड कर देगा, ठीक है। अब मैं आपको समझाना क्या चाह रहा हूँ दोस्तों, यहाँ जो आप देख रहे हो यहाँ पे इन तीनों एंगल बाइसेक्टर ने एक दूसरे को डिवाइड करा है, ठीक है। ये हमारा अंतः केंद्र कहलाता है, ठीक है। इन सेंटर इसको हम I से लिखते हैं, ठीक है। तो मैं अभी आपको क्या समझाना चाह रहा हूँ, अंतः केंद्र, अंतः केंद्र यानी कि इन सेंटर I से दिखाते हैं। अब यहाँ आपको बड़ा कन्फ्यूजन होगा, मैं आपको एक एक करके क्लियरिटी दूंगा कि I क्या होता है हमारा, गुरुत्व केंद्र क्या होता है, लंब केंद्र क्या होगा, ठीक है, माध्यिका किस तरीके से, मैं सब कुछ इसी क्लास में समझाऊंगा। आपने क्या करा, आपके पास कोई त्रिभुज है ABC, आपने क्या करा, इस ABC त्रिभुज में तीनों कोणों के एंगल बाइसेक्टर खींचे। तो एंगल बाइसेक्टर जहां एक दूसरे को प्रतिच्छेदित करेंगे वो हमारा कहलाता है इन सेंटर यानी कि I, ठीक है। और ये I जो होता है, अब यहाँ एक फॉर्मूला हमारा बनता है, A के सामने की भुजा आपने पढ़ी है, क्या होती है, A होती है, ठीक है। B के सामने की भुजा दोस्तों हम क्या मानते हैं, B मान लेते हैं। और जो हमारा C होता है, इसके सामने की भुजा हम क्या मान लेते हैं, C मान लेते हैं। ट्रायंगल में हम इसी तरीके से भुजाएं मानते हैं, ठीक है। अब यहाँ दोस्तों एक फॉर्मूला बनता है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपका आपको AI का अगर ID से रेशियो निकालना है तो ये किसके बराबर होता है, कोण A जो दो भुजाओं से बन रहा है उनका योगफल का रेशियो तीसरी वाली भुजा से, ठीक है। ऐसे ही अगर आपको BI का IE के साथ रेशियो निकालना है, BI is to IE, तो ये कैसे निकलेगा, B कोण जिन दो भुजाओं से बन रहा है, ठीक है, उनका योगफल C प्लस A का रेशियो किससे, जो तीसरी वाली भुजा होगी उससे। और ऐसे ही अगर आपको CI का किससे रेशियो निकालना है, IF से, तो ये कैसे निकलेगा दोस्तों, C कोण जिन दो भुजाओं से बन रहा है, ठीक है, उनका योगफल का रेशियो किससे, तीसरी वाली भुजा से। ये दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, ठीक है। SSC में इसमें बहुत सारे क्वेश्चन पूछे गए हैं, ठीक है। अब आपके मन में आ रहा होगा आखिर ये कैसे आया है, ठीक है। आखिर ये कैसे आया है, तो जरा मैं आपको ये समझाता हूँ कि ये किस तरीके से आया है, ठीक है। आपको याद रखना है, अगर आपने किसी त्रिभुज में एंगल बाइसेक्टर खींचे तो एंगल बाइसेक्टर जहाँ एक दूसरे को प्रतिच्छेदित करते हैं वो बिंदु हमारा कहलाता है इन सेंटर यानी कि अंतः केंद्र, ठीक है। और अंतः केंद्र में ये फॉर्मूला एक बनता है, अगर आपको AI का ID से रेशियो निकालना है तो A जिन दो भुजाओं से मिलकर बना है उनका योगफल का तीसरी वाली भुजा से रेशियो बराबर होगा। और ऐसे अगर आपका BI का IE के साथ रेशियो निकालना है तो B जिन दो भुजाओं से मिलकर बना है उनका योगफल तीसरी वाली भुजा के रेशियो से बराबर होगा, मैंने इधर लिखा है। और अगर आपको CI का IF से रेशियो निकालना है तो जो दो भुजाओं से मिलकर बना है यानी A प्लस B का C से रेशियो क्या होता है, हर बार बराबर रहता है, ठीक है। अब ये कैसे करके आया है दोस्तों, चलो इसको समझ लेते हैं, जरा ध्यान देना है आपको। जैसे दोस्तों ये हमारा एक त्रिभुज है, ठीक, ये हमारा एक त्रिभुज है ABC, ठीक है। हमने क्या करा दोस्तों, A का एंगल बाइसेक्टर खींच दिया, A का एंगल बाइसेक्टर खींच दिया क्या, A, ठीक है। A का हमने एंगल बाइसेक्टर खींच दिया दोस्तों AD, ठीक है। बीच में कहीं इसका इन सेंटर होगा, बीच में इसका इन सेंटर होगा, ठीक है। ये हमारा हो गया I। अब दोस्तों क्या करा, देखो A के सामने की भुजा आपकी क्या होती है, A होती है,
बी के सामने की भुजा क्या होती है, बी होती है, और सी के सामने की भुजा क्या होती है, सी होती है। ठीक है, ये तो आपने पढ़ा है। ए के सामने की भुजा ए होती है, बी के सामने की भुजा बी होती है, सी के सामने की भुजा सी होती है। अब दोस्तों मैंने आपको क्या करा था, अंताकोण समद्विभाजक की प्रमेय बताई थी। अंताकोण समद्विभाजक की प्रमेय मैंने आपको क्या बताई थी, अगर आप किसी कोण का एंगल बाई सेक्टर खींच रहे हो, ठीक है, तो वो तीसरी भुजा को कहीं ना कहीं काटता है। देखो मैंने आपको एंगल बाई सेक्टर की थ्योरम क्या बताई थी, जैसे आपने क्या करा, ए से इस BC पर एक एंगल बाई सेक्टर खींचा, तो ये जो दो भुजाओं से मिलकर ए बना था, इनका रेशियो AB बटे AC किसके बराबर होता है, जो तीसरी वाली भुजा पे एंगल बाई सेक्टर डाला जाता है वो जिस भागों में डिवाइड हुई है उनके रेशियो के बराबर होता है। ये तो आपको याद होगा, मैंने बताया था, बहुत इंपॉर्टेंट है, इस पर क्वेश्चन भी कराए थे। ये अंताकोण समद्विभाजक की प्रमेय होती है। AB का AC से जो रेशियो होता है, मतलब जिसका एंगल बाई सेक्टर खींच रहे हो, उन दो भुजाओं का जो रेशियो होता है वो तीसरी वाली भुजा जिस भागों में डिवाइड होती है एंगल बाई सेक्टर खींचने पर, उनके बराबर होता है। इसी बात का दोस्तों हम यहाँ इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, इसमें हम अंताकोण समद्विभाजक की प्रमेय लगा सकते हैं। देखो ए से आपने क्या करा है, BC पर एंगल बाई सेक्टर डाला है, तो जो AB और AC का रेशियो होगा वो BD और DC का रेशियो होगा। A आपका अगर C है और AC आपका कितना है, B है, तो जो AB और AC का रेशियो है वही आपका BD और DC का रेशियो होगा। ठीक है दोस्तों, अब देखिए दोस्तों, मैं क्या करना चाह रहा हूं, मैं ये वाली भुजा निकालना चाह रहा हूं, इतनी मैं ये वाली भुजा निकालना चाह रहा हूं, ये क्या होगी। ठीक है, ये वाली दोस्तों मैं भुजा निकालना चाह रहा हूं, ये क्या होगी। ठीक है, तो आपने अनुपात समानुपात पढ़ा होगा, तो आप इसके बारे में जानते होंगे। ठीक है, अगर आपको ये वाली भुजा निकालनी, देखो ये तो पता है आपको, ये पूरी भुजा क्या है, ए है, ऐसे मैं आपको समझा दे रहा हूँ। तो हमारा B प्लस सी ये क्या है, ये अनुपात ही तो है B और C, तो B प्लस सी किसको डिनोट कर रहा है, B प्लस सी रिप्रेजेंट कर रहा है A को, तो 1 किसको रिप्रेजेंट करेगा, A बटे B प्लस सी को, लेकिन आपको कितने भाग का मान निकालना है, इतने का। तो C किसको रिप्रेजेंट करेगा, A की आप C से मल्टीप्लाई कर देंगे बटे B प्लस सी से, यानी कि ये भाग दोस्तों आपका क्या हो जाएगा, AC बटे B प्लस सी। कैसे आया, मैं भी समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो ये वाला भाग जो है हमारा कितना हो जाएगा, AC बटे B प्लस सी, और ऐसे अगर हम ये वाला भाग निकालते तो ये कितना हो जाएगा, BC बटे B प्लस सी। ठीक है, तो अब कर देते हैं। अब यही आकृति दोस्तों मैं इधर बना लेता हूँ आपको समझाने के लिए। जिस तरीके से ये आकृति बन रही है, मैंने आकृति बना ली। देखिए A B, ये D है। ठीक है, अब मैंने क्या करा, ये इन सेंटर हो गया, और यहाँ से मैंने क्या करा, एंगल बाई सेक्टर खींचा। ठीक है, ये वाली भुजा अभी हमने निकाली है, कितनी आई है, AC बटे B प्लस सी आई है, और ये वाली भुजा कितनी है, C है, इसका मान हमको पता नहीं है। क्या यहाँ अंताकोण समद्विभाजक की प्रमेय लगाई जा सकती है, मैं बोलूँगा बिल्कुल लगाई जा सकती है। अंताकोण समद्विभाजक की प्रमेय हम कहाँ लगाते हैं, जहाँ पे हमारा एंगल बाई सेक्टर डाला जाता है, तो एंगल बाई सेक्टर यहाँ डाला जा रहा है, यहाँ अंताकोण समद्विभाजक की प्रमेय लगा सकते हैं। कैसे करके, अगर आपको AI और ID का रेशियो चाहिए है, AI और ID का अगर आपको रेशियो निकालना है तो कैसे निकलेगा, AB और BD के रेशियो के बराबर होगा, AB और BD के रेशियो के बराबर होगा। अब AB का मान आपके पास क्या है, C है, और BD का मान क्या है, AC अपॉन B प्लस सी। तो C से C कैंसिल हो गया, क्या आया, B प्लस C बटे A। ठीक है, तो यहाँ से क्लियरली आप दोस्तों देख सकते हो। ठीक है, कहाँ लिखूँ, यहाँ लिख देता हूँ, AI/ID बराबर क्या आया हमारा, B प्लस C/A। और अभी आपको मैं यही तो समझा के आया हूँ। अब अगर पिछला वाला पेज देखें तो यही समझाया मैंने, AI का ID से रेशियो क्या होता है, B प्लस C/A होता है, और यहाँ आप देख सकते हो AI का ID से रेशियो क्या आया, B प्लस C/A। तो एंगल बाई सेक्टर में आपको ये याद रखना है। ठीक है, अगर आप किसी शीर्ष से किसी कोण का एंगल बाई सेक्टर खींच रहे हैं, तो एंगल बाई सेक्टर में जो अंतः केंद्र आता है उसका अगर आपको रेशियो निकालना है तो वो क्या होगा, जिस कोण से, जिन दो भुजाओं से कोण बना है उनका योगफल जो होगा उसका तीसरी वाली वजह से रेशियो हमेशा क्या होता है दोस्तों, बराबर होता है। ठीक है, आई होप आपको ये समझ में आया होगा। ठीक है,
अब चलो आगे की बात करते हैं। अभी हमने बात करी दोस्तों अंतः केंद्र की, ठीक है। अब हम बात कर लेते हैं माध्यिका। माध्यिका यानी कि मीडियन, ठीक है। माध्यिका क्या होती है दोस्तों, इसको भी समझ लेते हैं ज़रा, क्योंकि ये भी हमारा बहुत काम का है, कुछ कंफ्यूज नहीं होना है हमें। ए बी सी, ठीक है। एबीसी हमारा एक ट्राइंगल है, इसमें हमको माध्यिका पता करनी है, ठीक है। तो मैंने दोस्तों क्या करा, ए से, ठीक है, ए से मैंने क्या करा, इस बीसी पर एक रेखा खींच दी, ठीक है। एंगल बाई सेक्टर मैं नहीं बोल रहा हूँ कि मैंने एंगल बाई सेक्टर डाला है, ठीक है, ना मैं ये कह रहा हूँ कि मैंने लंब डाला। मैंने क्या करा, ए से बीसी पर एक रेखा खींची। अब ये रेखा मैंने इस तरीके से खींची कि इसने बीसी को दो बराबर हिस्सों में डिवाइड कर दिया, ठीक है। ए से शीर्ष ए से मैंने बीसी पर एक भुजा खींची। ये भुजा मैंने इस तरीके से खींची कि इसने इस बीसी को दो बराबर हिस्सों में डिवाइड करा। तो ए एम जो मैंने रेखा खींची है यही मेरी कहलाएगी माध्यिका, ठीक है। तो किसी शीर्ष से अगर आप त्रिभुज की भुजा पर इस तरीके से रेखा खींचते हैं कि वो भुजा को दो बराबर हिस्सों में डिवाइड कर दे, तो ये हमारी दोस्तों क्या कहलाती है, माध्यिका, ठीक है। जरूरी नहीं है ये एंगल बाई सेक्टर हो, ऐसा जरूरी भी नहीं है ये लंब हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता, ठीक है। ये कंडीशनों पर डिपेंड करता है, लेकिन ये रेखा इसको दो बराबर हिस्सों में डिवाइड करेगी ऐसा कंफर्म है, ठीक है। ये रेखा जो है इसको दो बराबर हिस्सों में डिवाइड करेगी। ऐसे ही दोस्तों मैंने क्या करा, बी से इस AC पर एक रेखा खींची, ठीक है, और इसने भी क्या करा, इसको दो बराबर हिस्सों में डिवाइड कर दिया, ठीक है। तो मैंने नाम दे दिया N, तो BN भी मेरी क्या हो जाएगी, माध्यिका। और ऐसे ही दोस्तों मैंने क्या करा, C से इस AB भुजा पर एक रेखा इस तरीके से खींची कि ये दो बराबर हिस्सों में डिवाइड कर रही है, ठीक है। तो ये वाला भाग किसके बराबर आ रहा है, इसके बराबर हो रहा है, इसको मैंने नाम दे दिया P। तो ये भी दोस्तों मेरी क्या हो जाएगी, माध्यिका हो जाएगी। अब अगर आप गौर करें, ठीक है, अगर आप गौर करें दोस्तों, तो यहाँ अगर आप गौर करें तो ये माध्यिकाएं जो हैं, तीनों माध्यिकाएं एक दूसरे को किसी एक बिंदु पर प्रतिच्छेदित कर रही हैं, ठीक है। तो जहां तीनों माध्यिकाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेदित करती हैं ये हमारा कहलाता है गुरुत्व केंद्र, ठीक है। ये हमारा दोस्तों क्या कहलाता है, गुरुत्व केंद्र। और इस गुरुत्व केंद्र को हम किससे लिखते हैं, G से लिखते हैं। आपको यहाँ बहुत कुछ याद रखना है दोस्तों, वहां इन सेंटर होता है, अंतर है दोनों में, ठीक है, याद रखना है। गुरुत्व केंद्र कब बनेगा, जब आप त्रिभुज में माध्यिकाएं खींचेंगे, माध्यिकाएं जहां एक दूसरे को प्रतिच्छेदित करती हैं, तीनों माध्यिकाएं, वो हमारा कहलाता है गुरुत्व केंद्र, ठीक है। इसके बाद में इन सेंटर क्या होता है, अगर आप त्रिभुज में एंगल बाई सेक्टर खींच रहे हैं तो वो जहां एक दूसरे को प्रतिच्छेदित करेंगे वो इन सेंटर होता है, ठीक है। अब ये गुरुत्व केंद्र आ गया। अब यहाँ माध्यिका में, इस त्रिभुज में आपको याद क्या रखना, देखो एक बात तो आपको ये याद रखनी है कि त्रिभुज में माध्यिकाओं का योगफल, माध्यिकाएं हमारी क्या क्या है, AM है, ठीक है, BN है और CP है। किसी त्रिभुज में माध्यिकाओं का योगफल हमेशा त्रिभुज के पैरामीटर से हमेशा कम होता है, यानी कि लेस देन होता है, ठीक है। ठीक, आपको ये बात याद रखनी है, ठीक है। क्वेश्चनों में पूछ सकता है कि क्वेश्चन उसने बोल दिया कि त्रिभुज में खींची गई माध्यिकाओं का योगफल हमेशा, फिर वो ऑप्शन दे देगा कि त्रिभुज के पैरामीटर से अधिक होता है, कम होता है, बराबर होता है, या इनमें से कोई नहीं, ठीक है। तो आपको ये पता होना चाहिए त्रिभुज में खींची गई तीनों माध्यिकाओं का योगफल जो होता है हमेशा त्रिभुज का जो पैरामीटर यानी परिमाप होता है AB प्लस BC प्लस CA, इससे हमेशा कम होता है। ये तो आपको ये याद रखना है। दूसरी बात आपको ये याद रखनी है, त्रिभुज में आप अगर माध्यिका खींच रहे हैं, ठीक है, तो उसको गुरुत्व केंद्र हमेशा 2:1 के रेशियो में डिवाइड करता है, 2:1 के रेशियो में डिवाइड करता है। जैसे आपने क्या करा, ये आपका त्रिभुज था ABC, आपने क्या करा, AM इस त्रिभुज में माध्यिका डाली, तो ये माध्यिका जो है गुरुत्व केंद्र इस माध्यिका को 2:1 के रेशियो में डिवाइड करेगा, ठीक है। ऐसे ही आपने ये माध्यिका खींची है तो ये भी रेशियो आपका क्या आएगा, 2:1। और आपने C से इस वाली भुजा पर माध्यिका खींची है तो ये भी रेशियो आपका क्या आएगा, 2:1 आएगा, ठीक है। रेशियो है ये दोस्तों, ये दो कोई संख्या नहीं है। आप इसको ऐसे भी ले सकते हो, जैसे आपने एक ले लिया 6 तो एक ले लिया 3, ठीक है। आपने AD का मान, सॉरी दोस्तों, AG का मान आपने कितना ले लिया, 6 ले लिया, और GM का मान आपने कितना ले लिया,
3 ले लिया, ठीक है। 3 से अगर आप डिवाइड करोगे तो 3 दूनी 6 आएगा, 3 एकम 3 आएगा, तो ये रेशियो आपका कितना आ गया 2:1। इस तरीके से ये इस तरीके से भुजा आएंगी, जब आप इनका रेशियो निकालोगे तो कितना आएगा 2:1। आपको दोस्तों ये याद रखना है। तो ये 2 बातें हैं, ठीक है। माध्यिका जो होती है, गुरुत्व केंद्र माध्यिका को क्या 2:1 के रेशियो में क्या करता है, डिवाइड करता है, ठीक है। आई होप ये आपको समझ में आया होगा। अब बात करते हैं लंब केंद्र। अब ये लंब केंद्र क्या होता है इसको भी समझ लेते हैं। लंब केंद्र ऑर्थो सेंटर इसको बोलते हैं, इसलिए इसको ओ से लिख के दिखाते हैं। गुरुत्व केंद्र ग्रेविटी सेंटर बोलते हैं, इसलिए जी से लिख के दिखाते हैं। और इन सेंटर यानी कि अंतः केंद्र, इसलिए आई से लिख के दिखाते हैं। अभी लंब केंद्र क्या होता है दोस्तों, जरा इसको भी समझते हैं। ये सब काम के हैं हमारे, ठीक है, सब काम के हैं दोस्तों। जैसे ये हमारा कोई ट्राइंगल है ए बी, ठीक है। अब हमने क्या करा दोस्तों, ए से इस बीसी भुजा पर एक परपेंडिकुलर डाल दिया। ए से बीसी भुजा पे हमने क्या करा, इस तरीके से एक परपेंडिकुलर डाल दिया, ठीक है। जरूर नहीं है बराबर बराबर हिस्सों में डिवाइड करा, ठीक है, बस हमने लंब डाला है, बस आप इतना ध्यान रखें। ऐसे हमने क्या करा, बी से इस AC पर एक परपेंडिकुलर डाल दिया, और इसी प्रकार हमने क्या करा, सी से इस AB भुजा पर एक परपेंडिकुलर डाल दिया। तो हमने क्या करा, तीनों शीर्षों से तीनों भुजाओं पर परपेंडिकुलर डाल दिए, यानी कि लंब डाल दिए। अब ये लंब जब हमने डाले तो ये एक दूसरे को कहीं एक बिंदु पर प्रतिच्छेदित कर रहे हैं। आप ध्यान से देखें, ये तीनों परपेंडिकुलर एक दूसरे को कहीं एक बिंदु पर प्रतिच्छेदित कर रहे हैं। ये प्रतिच्छेदित जहाँ करते हैं ये हमारा कहलाता है लंब केंद्र, ठीक है। और इसको हम किससे लिखते हैं, ओ से। तो यहाँ ओ जो आप देख रहे हो ये हमारा क्या है, ये है हमारा लंब केंद्र। ये हमारा लंब केंद्र है, ठीक है। लंब केंद्र हमारा कब बनेगा, जब आपको त्रिभुज ABC दिया गया हो, आप क्या करें, तीनों शीर्षों से तीनों भुजाओं पर परपेंडिकुलर डालें और ये परपेंडिकुलर किसी एक बिंदु पर प्रतिच्छेदित करेंगे, यही हमारा क्या कहलाता है, लंब केंद्र। इसको हम ऑर्थो सेंटर कहते हैं, इसलिए किससे लिखते हैं, ओ से लिखते हैं। ये दोस्तों कैसा त्रिभुज है, ये त्रिभुज है हमारा न्यून कोण, ठीक है। और ये न्यून कोण त्रिभुज में अगर आपसे पूछा जाए कि न्यून कोण त्रिभुज में लंब केंद्र कहाँ बनता है, त्रिभुज में कहीं बीच में बनता है, ठीक है, बिल्कुल बीचों बीच में नहीं, त्रिभुज के अंदर कहीं बनता है, ठीक है। अगर आपसे पूछा जाए कि त्रिभुज, अगर आपको त्रिभुज न्यून कोण त्रिभुज, अगर आपको त्रिभुज न्यून कोण त्रिभुज दिया गया है तो उसमें लंब केंद्र कहाँ बनेगा, तो आप बोलेंगे त्रिभुज के अंदर कहीं बनेगा। अब मैंने आपसे बोला कि आपको त्रिभुज जो है राइट एंगल दिया गया है, यानी कि समकोण त्रिभुज दिया गया है, तो फिर आपका लंब केंद्र कहाँ बनेगा। तो चलिए दोस्तों जरा इसको समझ लेते हैं। जैसे मान लीजिए हमारे पास एक राइट एंगल है समकोण त्रिभुज, ठीक है। ये हमारे पास एक राइट एंगल है समकोण त्रिभुज है ABC। मैंने आपसे बोला कि इसमें आप बताइए त्रिभुज का लंब केंद्र कहाँ बनेगा। तो क्या आप इस भुजा से इस, ये जो आप नीचे वाला आधार देख रहे हो, यहाँ कहीं लंब डाल सकते हैं। मैं बोलूँगा नहीं डाल सकते, क्योंकि आप कितनी भी लाइन खींच लो यहाँ से ये लंब पड़ेगा ही नहीं इस पर। ये आप देख सकते हो कोण जो है, ये वाला कोण जो आप देख रहे हो, ये 90 से सब छोटे कोण आ रहे हैं, ठीक है। ये वाले एंगल जो है ये सब 90 से छोटे आ रहे हैं, तो इसका मतलब लंब तो इसमें पड़ेगा नहीं, नीचे वाली भुजा पर लंब नहीं डाल सकते, ठीक है। क्या इससे आप इस पर लंब डाल सकते हैं, इस वाली भुजा से? आप कहीं भी डाल के देख लें, इस वाली वजह से आप लंब नहीं डाल सकते, क्योंकि ये वाले एंगल जो आप देखोगे 90 डिग्री तो होगा नहीं कोई। तो ना तो आप इस वाले सिर से इस पर लंब डाल सकते हैं, ना आप इस वाले सिर से इस पर लंब डाल सकते हैं। तो अब बची केवल एक भुजा, ठीक है, कौन सी, AC। तो हाँ, इस जो आपका 90 डिग्री का एंगल है, यानी कि ये B शीर्ष पे बना है, आप इससे इस कर्ण पे लंब डाल सकते हैं, ठीक है। इस B से इस कर्ण AC पर आप क्या कर सकते हैं, लंब डाल सकते हैं। तो ये आपने क्या करा, इस तरीके से लंब डाल दिया, ठीक है। और इसको नाम दे दिया मैंने O, यानी कि इसको मैंने दोस्तों क्या नाम दे दिया, O। तो यही मेरा ऑर्थो सेंटर हो, ठीक है। तो याद रखना है आपको, न्यून कोण त्रिभुज में हमारा जो ऑर्थो सेंटर होता है वो त्रिभुज के अंदर कहीं बनता है, लेकिन अगर हमारा राइट एंगल ट्राइंगल है तो उसमें हमारा ऑर्थो सेंटर हमेशा कहाँ आएगा, हाइपोटेनियस यानी कि कर्ण पर आता है, ठीक है। और ये 90 डिग्री जहां बनता है उस सिर से खींचा जाता है। दोस्तों आपको याद रखना है। अब मान लीजिए आपके मन में विचार आया कि अगर अधिक कोण त्रिभुज हो, ठीक है,
न्यून कोण त्रिभुज की बात कर ली हमने, समकोण त्रिभुज की बात कर ली। अगर हमारा त्रिभुज अधिक कोण त्रिभुज है तो उसमें ऑर्थो सेंटर कहाँ आएगा? क्वेश्चन बने हैं एसएससी में इस पे, ठीक है, पूछा है उसने। तो चलिए जरा इसकी भी बात कर लेते हैं दोस्तों। देखिए मान लीजिए हमारे पास में ये कोई एक अधिक कोण त्रिभुज है। अधिक कोण त्रिभुज क्या होता है? जिसमें एक एंगल हमारा 90 डिग्री से क्या होता है? बड़ा होता है। तो ये मान लीजिए दोस्तों हमारा क्या है? एक अधिक कोण त्रिभुज है ए बी सी। ये हमारा एक त्रिभुज है ए बी सी। अब आपसे बोला गया कि इसमें ऑर्थो सेंटर बताइए कहाँ आएगा, ठीक है। तो ऑर्थो सेंटर कहाँ आएगा दोस्तों? जरा मैं आपसे पूछता हूँ कि आप बताइए, इस पे आपको क्या करना है? इस वाले सिर से लंब डालना है। क्या आप यहाँ लंब डाल सकते हैं? इस वाली भुजा पे कहीं नहीं डाल सकते। आप लंब डाल के देख लें, आएगा ही नहीं, क्योंकि ये एंगल जो है आपका, सब एंगल जो है वो 90 से बड़े आएंगे, क्योंकि आप इस तरीके से लंब डालते जाएंगे तो सब 90 डिग्री से बड़े आएंगे। उसके बाद में क्या आप इससे इस पे लंब डाल सकते हैं? वो भी नहीं डाल पा। अगर आप इससे इस पे लंब डालेंगे तो वो भी नहीं पड़ेगा। आप चाहे तो डाल के देख लें। तो फिर इस वाली भुजा से इस पे तो लंब नहीं डाला जा रहा है, ठीक है, इस वाली भुजा से इस पे भी लंब नहीं डाला जा रहा है। तो फिर हमें क्या करना पड़ेगा? हमें अब ये BC को आगे बढ़ाना पड़ेगा। इस तरीके से इस BC भुजा को जो है आगे बढ़ाना पड़ेगा, सीधा सीधा। अब हम A से इस पे इस तरीके से लंब डाल सकते। A से हम इस तरीके से हमने क्या करा? एक लंब डाल दिया, ठीक है। शीर्ष A से हमने इसकी जो काल्पनिक भुजा आगे तक बढ़ाई है, इस पर हमने क्या करा? एक लंब डाल दिया। इस वाली भुजा को भी हमने थोड़ा इस तरीके से आगे तक बढ़ा दिया, ठीक है। क्या मैं C से इस पर लंब डाल सकता हूँ? बिल्कुल डाल सकता हूँ। तो मैंने क्या करा? गड़बड़ हो गया। देखो आपने क्या करा? इस तरीके से C से ये जो हमने AB को आगे तक बढ़ाया है, इस पे लंब डाल दिया, ठीक है। इसको भी आपने क्या करा? इस तरीके से आगे बढ़ा दिया। और B से अगर आप इस AC पर लंब डालना चाहते हैं तो आप क्या करेंगे? इस तरीके से ऊपर तक बढ़ा के एक लंब डाल देंगे, ठीक है। तो आपने क्या करा? इसको भी पीछे हटा दिया इस तरीके से। तो ये ऊपर तो आगे तक अगर आप इनको बढ़ाते हो इस तरीके से, तो ये ऊपर तो कहीं मिलेंगी नहीं। आप देख सकते हो ऊपर कहीं मिलती हुई दिख रही है? नहीं। तो ये सब क्या होंगे? पीछे कहीं आके मिलेंगी। तो पीछे ये आके जहाँ मिलेंगी, यही हमारा कहलाएगा ऑर्थो सेंटर, यानी कि लंब केंद्र, ठीक है। तो अधिक कोण त्रिभुज में अगर आपसे पूछा जाए लंब केंद्र कहाँ पड़ता है, तो आपको याद रखना है अधिक कोण त्रिभुज में लंब केंद्र हमारा त्रिभुज के बाहर कहीं पड़ेगा। अब ऊपर तो पड़ेगा नहीं, आप देख सकते हैं, क्योंकि ऊपर लंब आपके एक दूसरे से कहीं मिल ही नहीं रहे हैं। ये लंब आपके नीचे कहीं जाके मिल रहे हैं, तो यहाँ पे आपका क्या होगा? त्रिभुज का लंब केंद्र पड़ेगा अधिक कोण त्रिभुज में, ठीक है। यानी कि ये लंब केंद्र हमारा हो गया। संभवतः आपको ये समझ में आया होगा, ठीक है। एक दो क्वेश्चन इस पे कर लेते हैं दोस्तों। क्वेश्चन किस तरीके से बन सकते हैं, ठीक है। जैसे ये दोस्तों हमारा एक ट्रायंगल है, ये हमारा एक ट्रायंगल है A B C, ठीक है। क्वेश्चन में बोलेगा O त्रिभुज ABC का लंब केंद्र है, यानी कि ऑर्थो सेंटर है। O जो है इस त्रिभुज का क्या है? लंब केंद्र है, ठीक है। तो चूंकि ये एक्यूट एंगल है, यानी कि न्यून कोण त्रिभुज है, तो अंदर कहीं आएगा। ये हमने क्या करा? लंब केंद्र बना दिया इसका O। अब वो आपसे कह रहा है, ठीक है, अब वो आपसे कह रहा है BOC का मान निकालो। कोण BOC का मान निकालो, क्या आएगा? इस तरीके से इस पर क्वेश्चन बन सकते हैं। अब BOC का मान हमको निकालना है, जबकि ए एंगल आपको दिया गया है, ठीक है। मान लीजिए ए एंगल आपको दिया गया है 50 डिग्री, ठीक है, जबकि एंगल ए आपको दिया गया है 50 डिग्री। अब आपसे कह रहा है BOC का मान निकालो। तो BOC का मान कैसे निकाला जाए? अब इसमें हम क्या करेंगे? लंब केंद्र अगर आप ये मैंने आपको समझाया है, उसका आपने अच्छे करके पढ़ा है, तो आप बिल्कुल क्वेश्चन कर सकते हैं। आप क्या करेंगे? ये जो लंब केंद्र आया है इसको आप आगे तक बढ़ा देंगे। ऐसे इस लंब केंद्र को आप क्या करेंगे? आगे तक बढ़ा देंगे, भुजा तक मिला देंगे। इसको आपने कोई नाम दे दिया, जैसे कि आपने इसको बोल दिया D और इसको क्या बोल दिया E। अब चूंकि ये लंब कोण है, तो इसका मतलब ये वाला एंगल 90 डिग्री होगा, ये वाला एंगल भी क्या होगा? 90 डिग्री होगा। अब अगर आप गौर करें
तो ADO E ये हमारा एक चतुर्भुज बन गया। चतुर्भुज की प्रॉपर्टी क्या होती है? चारों कोणों का योगफल 360 डिग्री होता है। ये 50 हो गया, क्योंकि ये लंब केंद्र है तो ये 90 होगा, ये 90 होगा, ठीक है। तो 90 90 कितना हो गया? 180। 180 में अगर आप 50 जोड़ोगे तो आपका कितना हो जाएगा? 230। यानी इन तीनों कोणों का योगफल 230 हो गया। तो जाहिर सी बात है दोस्तों, इसका मान कितना होगा? 360 में आप क्या करेंगे? 230 निकाल देंगे। 360 में जब आप 230 निकालेंगे तो कितना बचेगा? 130 बचेगा। यानी कि ये वाला एंगल हमारा कितना हो गया? 130 हो गया। अब अगर आप गौर करें, इस तरीके से ये दोनों रेखाएं जो हैं इस तरीके से एक दूसरे को प्रतिच्छेदित कर रही हैं, तो ये वाले एंगल आपके क्या हुए? शीर्षाभिमुख कोण हुए। और शीर्षाभिमुख कोण जो होते हैं आपस में बराबर होते हैं। जब ये वाला एंगल 130 डिग्री आ गया तो ये वाला एंगल भी आपका कितना हो जाएगा? 130 डिग्री। इसका मतलब दोस्तों कोण BOC बराबर हमारा कितना हो जाएगा? 130 डिग्री। इस तरीके से क्वेश्चन दोस्तों बन सकते हैं, ठीक है। क्वेश्चन हम बहुत सारे करेंगे। अभी मेरा मोटिव ये है कि मैं आपको इसकी जो लैंग्वेज है, कॉन्सेप्ट, वो समझा दूँ, ठीक है। तो आई होप दोस्तों आज की क्लास आपको समझ में आई होगी, ठीक है। अगली क्लास में हम इसके आगे का पढ़ेंगे। तब तक के लिए आप अपनी पढ़ाई जारी रखें। धन्यवाद।